हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन कहता है यहाँ पे। आई थिंक सबको वर्ड प्रॉब्लम क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी आने वाले हैं, तो अपन बुक से ही रीडिंग करेंगे। नाउ क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग फ्रॉम 0,-2। एक कर्व है जो पास हो रहा है 0,-2 से, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी सी। याद करो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी है। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बच्चों सारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको यहाँ पे। क्वेश्चन 17, ठीक है यहाँ पे, परफेक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट। जरा मैं वापस पढ़ रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। और बच्चों ये जो कर्व है किससे पास होगा, 0,-2 से। किससे पास होगा बच्चों, 0,-2 से। तो हम सबको पता है कि ये पॉइंट क्यों गिवन है, ताकि मैं c की वैल्यू निकाल सकूं। याद है ना पैरामेट्रिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, है ना, फंडे याद है ना। एक तरफ y वाले और एक तरफ इसको ऊपर भेज दिया मैंने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो मेरा ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी, तो डेफिनेटली मुझे पॉइंट गिवन है 0,-2 गिवन है, ताकि मैं वो पॉइंट इसमें पुट कर सकूँ। सो थ्रू 0,2 देयरफॉर आपका x कितना हो जाएगा 0 एंड y कितना हो गया 2 हो गया। एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रा रखो बच्चों यहाँ पे रखो, x में जो रखा 0, 0/2 0, y में 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे पास फाइनली c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आया मेरे पास 2। बस ये अपनी स्टार इक्वेशन है, पुट इन स्टार y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। एज सिंपल है, ये भी चलेगा। पीछे से आंसर मैच करना है, तो एक काम करो ना, एक काम करो, इसको एक बार यहाँ भेजो, नहीं माइनस 2 कॉमन लाओ, 2 को तो भेज दो, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या फंडे क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज जनरल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास चलने अपन आगे, टफ नहीं है, बहुत आसान, बहुत आसान। सिर्फ जो मेन चीज़ है ये सोचना था आपको, क्योंकि क्वेश्चन में इजी है, वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, नॉट एट ऑल टफ, ठीक है फंडे क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 इज एन इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व। बच्चों देखो आपको मैं डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। क्या सब लोगों ने मुझसे टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा हुआ है, AOD का पढ़ा हुआ है कई लोगों ने। तो अपन जानते हैं कि अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं, अपन डायग्राम के साथ क्वेश्चन करते हैं। एक कर्व है ना, एट पॉइंट ऑन द कर्व x, y द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है dy बाई dx, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मतलब होता है इक्वल्स टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4,3। समझो बच्चों, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये है x, y, लाइन पे कहीं आ रहा होगा -4,-3, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट -2,1। अच्छा ये तो इसलिए दिया था कि मैं c की वैल्यू निकाल सकूँ ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सके। चलो वो बाद में सोचेंगे अपन इस बारे में। वापस देखिए, एट अ पॉइंट x, y ऑन द कर्व, तो मैंने कर्व पे बनाया, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन
ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन माने टेंजेंट यार, टेंजेंट लाइन ही तो होती है। ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द -4, -3। क्या फंडा क्लियर है? और ये एक्स्ट्रा में मैं, ठीक है चलो यहाँ तक फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो क्या बोला यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन, ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन। जरा सुनो बच्चों, आप सबको पता है यहाँ पे अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन निकालूं, सबको पता है अगर ये लाइन है और ये लाइन पास हो रही है -4, अरे लाइन माने टेंजेंट ही होता है बच्चों यार, है ना, सबको पता है। तो क्या था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y -+3 और x -+4, ठीक है यहाँ पे। तो यही जो है इसको यहाँ लिखने का है, हालांकि ज़रूरत नहीं है उसकी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बस स्टिल मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, तो क्या बोला, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन। और लाइन कहाँ से, जो लाइन जो है, लाइन माने टेंजेंट, जो ये जो लाइन है ये इस x, y से पास हो रही है और -4, -3 से पास हो रही है, एज सिंपल एज दैट। बहुत क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नो दैट कि x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ, तो इधर ये रहा y+3 नीचे आएगा और इधर dy रहेगा, ऊपर 2 आ गया, 1/x+4 आ गया, डॉट dx आ गया। क्या कोई दिक्कत किसी को? बहुत स्मूथली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा मैंने साथ साथ मैंने ना यार वो आदत पड़ी है ना इंटीग्रेशन साइन लगाने की, चलो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हालांकि आप लोग लगा सकते हो, टेंशन मत लेना, 2 1/x+4 और dx, ठीक है यहाँ पे, परफेक्ट। नाउ दिस विल बिकम लॉग, ठीक है, और दिस विल बिकम 2x+3 एंड यू नो इधर भी लॉग है और इधर भी लॉग है, तो अपन लॉग सी ले लेंगे। थोड़ी बहुत कमांड सबके अंदर आ गई है, क्या जजमेंट आ चुका है कि कब कांस्टेंट को लॉग लेना है कब नहीं लेना है। अच्छा बच्चा जानता है कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे यार अपना वो वाला फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं, पावर में चला जाएगा। इस यहाँ तक पहुँच चुके हो यार, बड़े स्ट्रगल के बाद पहुँचे हो, फ्री में नहीं पहुँचे हो तुम लोग, तो आई थिंक सबको आता होगा। ये 2 पर जाएगा तो लॉग कुछ 4 है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं अपन इसको। अगर मैं यहाँ भेजूंगा तो वी नो दैट कि क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n होता है बच्चा लोग, log m अपॉन n होता है। इसको जब यहाँ भेजा तो दिस विल बिकम log x+4 का स्क्वायर इक्वल्स टू log c, एज सिंपल एज दैट। log से log गया, you will get y+3 और x+4 का स्क्वायर इक्वल टू c। तो मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है, जहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कौन होता है, जिसमें c की वैल्यू अवेलेबल होती है ना। मुझे क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है बच्चों, क्या बोला है क्वेश्चन ने यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। ऐसी कर्व की इक्वेशन जो पास हो रहा है -2, 1 से। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि मैं c की वैल्यू निकाल सकूं। तो c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सो कर्व पासेस थ्रू कितना, -2 से -2, -1 पुट करो। सो इसमें मतलब क्या हुआ, x कितना है -2 और y कितना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो रखो यहाँ पे 1 रखो, 1+3 इधर रखो, -2 तो 4 हुआ,
इधर भी 2 -2 + 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/4 कितना आया, तो c की वैल्यू कितनी आई है 4, एज सिंपल एज दैट। सो देयरफॉर पुट इन स्टार दो, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है 1, मैं यहाँ रख दूँ 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा आपका आंसर। इसको यहाँ लिख देना अपन y + 3 = नो नीड टू ओपन, चलेगा, अगर ओपन नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फंडा क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, टेंजेंट नॉर्मल था ना वैसे क्वेश्चन थे यहाँ पे जब अपन इक्वेशन बनाया, इट्स नॉट ए बिग डील। हम सबको ये बात तो पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dt, गाइस ये याद रखना, कुछ लोग भूल चुके होंगे, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल याद रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx। परफेक्ट, क्लियर, डन है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कुछ खास ऐसा था कि मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ा, वरना मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा था, आपको पता है। सो अपन चलो अब लिखा है तो आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, दैट्स वाई ना। अब क्या दिक्कत है जरा देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून। अब पहली बात तो सारा ये स्फेयर मतलब का फॉर्मूला आना चाहिए ना, आधे लोगों को वो नहीं आता गाइस, याद रखना, मुझे पता है। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। पहली बात, पहली लाइन समझना बच्चों, पहली लाइन समझो और उसको लिखते हैं, चालू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस, अगर आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, याद है आपको अपना एक्सरसाइज 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ना। आई नो 2020-21 के पेपर में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कट चुका है, बट स्टिल थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे अपन, चीज़ें समझेंगे और अपन क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा, कांस्टेंट रेट से वो बढ़ रहा है, तो क्या मीनिंग हुआ बच्चों इसका, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr3, और चेंज होना मतलब वो बदल रहा है मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे इफ इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर इनिशियली द रेडियस इज 3 सेकेंड एंड आफ्टर 3 सेकेंड इस टाइम इस रेडियस इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड। बच्चों इफ यू हैव द नॉलेज, इफ यू स्टिल रिमेंबर द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एक्सरसाइज 6.1, जब कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब चीज़ें जो बदल रही है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बदलेगी, है ना। थोड़ा सा नॉलेज इशू आएगा 6.1, कुछ बच्चों को जो 2020-21 के पेपर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट इट्स नॉट ए बिग डील गाइस। आप समझो यहाँ पे जब चीज़ें बदलती है तो वो समय के रेस्पेक्ट में बदल रही है यहाँ पे, है ना। आप थोड़ा जनरल मानो, चीज़ें बदल रही है तो वो टाइम के रेस्पेक्ट, हम बड़े हो गए नहीं कहते हैं कि भाई तू आया कितना बड़ा हो गया, समय के साथ कितना बड़ा हो गया, तो चीज़ें बदलती है किस साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो 4/3 πr3 एट ए कॉन्स्टेंट रेट, मतलब इक्वल्स टू मानता हूँ के कांस्टेंट रेट, तो ये जो चीज़ बदल रही है एक कांस्टेंट के रेट से बदल रही है बच्चों। तो पहली लाइन का मीनिंग हुआ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस मतलब डिफरेंशिएट करना है एट ए कांस्टेंट रेट इक्वल्स टू के मान लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। तो 4/3 तो कांस्टेंट है, r³ का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा ये 3r² एंड dr/dt। ठीक है, और ये तो k का k ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। 3 से 3 गॉन, ये काम करो t वाले को उधर भेजो, है ना। 4πr² dr/dt। क्या कोई डाउट किसी को? 3 से कटा 4πr² ये रहा, dr ये रहा, dt को वहाँ भेजा। अब जरा आ जाओ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 4π तो कांस्टेंट है, हटाओ इसको, k भी कांस्टेंट है, बोला ना कांस्टेंट रेट, तो k क्या है अपना, ये क्या है कांस्टेंट है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो r का क्या हो जाएगा 4πr³/3 इक्वल्स टू k
टी प्लस सी। अच्छा ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लेवल ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जनरली बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस स्टिल क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, करना तो करना है हम लोग को, कोर्स है हमारा ना। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, एक के है और एक सी है, दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है जो मुझे निकालने हैं बच्चों। तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। पहला पार्ट, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मुझे क्या बोला है, इनिशियली इसकी जो रेडियस है वो क्या है 3 यूनिट। मतलब अपन मानते कि मेरे पास बलून आया वो 3 यूनिट का था, मतलब उस समय मैं टाइम करके मानता हूँ कि जीरो टाइम पे, जब टाइम मेरे पास जीरो है, ये चौक मेरे पास आई, इस जीरो टाइम पे इस चौक की लेंथ क्या है 3 यूनिट। फिर मैंने 3 सेकंड चौक को यूज किया तो छोटी हो जाएगी, पर इनिशियली जब मेरे पास चौक एज इट इज आई तब मैं क्या मानूंगा, जब टाइम क्या होगा 0। तो इनिशियली का मीनिंग क्या हुआ आपका, यहाँ पे इनिशियली का मीनिंग हुआ कि टाइम तो आपका है 0 और रेडियस आपकी है यहाँ पे कितनी 3 यूनिट। क्या सबको बात सबको समझ में आई बच्चों? इसको मान लेते हैं अपन स्टार इक्वेशन। सो पुट इन स्टार, ध्यान देना 4 पाई 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी आया 3 का स्क्वायर 9, अरे कटाना 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, तो कितना आया सी की वैल्यू कितनी आई 36 पाई। अभी ऐसे क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, क्वेश्चन लेवल बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन टफ है और गंदे क्वेश्चन आने वाले हैं, बट जनरली बोर्ड में नहीं आते तो ना टेंशन नहीं लेना, बट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एक बार ना। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ रख दो। सो पुट इन स्टार, तो 4 पाई के टी। अच्छा सी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू कितनी है 36 पाई है। अच्छा सी की वैल्यू 36 पाई है, अच्छा तो उसने पुट कर दी। अब कितने कांस्टेंट है, के है, अरे टी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना टी कांस्टेंट नहीं, के और सी था, अब के निकालेंगे। तो अब सर ये कैसे निकालेंगे, अरे काम आ रहा है ना, देखो गिवन है, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन हर चीज दे रखी है। फिर अगली बार ये नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला, फिर आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। अच्छा तो आफ्टर क्या हुआ, टाइम आ रहा है 3 सेकेंड का और रेडियस क्या आ रही है 6 यूनिट। क्या फंडे क्लियर, फंडे क्लियर ना, रखो उसको यहाँ रखो। सो बच्चा आर है 6, 4 पाई आर कितना है मेरे पास 6 है, 6 का क्यूब अपॉन 3, बहुत ही बढ़िया। के कितना है, के तो निकालना है सर, ये टी है प्लस, और सर टाइम है ना, सर टाइम 3 सेकंड दिया हुआ ना, ये 3, तो क्या लिखो 3 के लिख दो प्लस 36 पाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बरोबर। जरा करो इसको, 6 का क्यूब जरा देखो बच्चों 216 होता है हालांकि, तो 6 इंटू 6 अपॉन 3, तो ये 2 आया, 36 2 या 72 कितना आ रहा है मेरे पास, जरा देखो यहाँ पे कितना है 70, नहीं कुछ गलती, अच्छा 72 इंटू 4, अच्छा 72 तो यहाँ से आया, 72 इंटू 4 कितना होता है बच्चों 4887 288 पाई इक्वल्स टू 3k प्लस 36 पाई। अच्छा अभी तो ये माइनस हो रहा है, तो माइनस करो, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन गाइस, नथिंग एल्स। तो कितना 2 बचेगा, ये 5 बचा, ये 2 बचा, यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास अपन चल रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। काटो इसको, कैंसिल करो इसको, 3 से कटेगा ये, तो के कितना आएगा 7 8 4, तो के आया मेरे पास 84 पाई, 84 सब बरोबर चल रहा है, तो के कितना है मेरे पास 84 पाई। अच्छा सी की वैल्यू भी आ गई और के की वैल्यू भी आ गई, इसको यहाँ रख दो। सो
इसको मान लो डबल स्टार। हमको निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालनी है बलून एट टी सेकेंड, तो टी सेकेंड पे निकालना है। चला देखो बच्चों, सो पुट इन डबल स्टार, तो 4 के कितना है टी प्लस 36 पाई। अब मुझे अगर रेडियस निकालना है तो बाकी सब उधर भेज दो, ये करूँगा और क्या करूँगा मैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा करते हैं अपन काम, थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन बहुत गंदी दिख रही है ना, तो थोड़ा सा हेल्प करता हूँ मैं आपकी। क्या इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 ऊपर दिख रहा है, तो 4 और पाई कॉमन आ रहा है, तो ये कहता है कटा 21 टी बचा प्लस 9 4 जो होता है ये 9 आया। कोई दिक्कत, मैंने भाई 4 पाई कॉमन निकाल लिया, तो ये और ये कट गया। आई प्लेड वेरी स्मार्टली। ये ऊपर भेजो मंडला करने के लिए, तो आर क्यूब इक्वल टू 9 कितना हुआ 63 टी 9 3 जा 27, तो आर कितना आया की पावर 1/3। सो दिस इज आर फाइनल आंसर। क्या फंडा क्लियर, क्या फंडे क्लियर बच्चों। 63 है यहाँ पे, क्या कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या निकाला ना मैंने, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून एट अ टी सेकेंड। तो टी सेकेंड को रेडियस आ रहा है, टी यहाँ पे अवेलेबल है, आई नो। देखो बच्चों मुझे पता है ये क्वेश्चन इतना इजीली डाइजेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है, इट विल टेक टाइम। पहले आने वाले क्वेश्चन और करो 19 20 21 क्वेश्चन करें, देन यू विल गेट टू नो कि भाई क्वेश्चन कैसे होंगे, किस कैटेगरी के क्वेश्चन से गाइस। तो फंडे क्लियर है बच्चों थोड़ा बहुत। तो मुझे वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना था, कर दिया, जो कि बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, के मान लिया, लेट द कांस्टेंट बी के, सिंपल डिफरेंशिएट किया के dr बाय dt टी के रेस्पेक्ट में, इधर उधर भेजा, सिंपल इंटीग्रेटिंग किया, आपको 2 कांस्टेंट बने के और सी मिला। अब के और सी निकालना है, तो क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहा है। पहले जब वक्त 0 था, टाइम 0, तो रेडियस 3 सी आया, फिर आने वाले वक्त में टाइम 3 सेकंड और रेडियस 6 सेकंड, तो आपके पास के की वैल्यू आई, उसको पुट करा वैल्यू को और आपको आपका आंसर मिला। एज सिंपल है। अराउंड 2 3 4 टाइम्स प्रैक्टिस करें, यू विल गेट टू नो। क्लियर। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप में गाइज, एंड हाँ मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल दूंगा, यू कैन फॉलो मी गाइज एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, ओके, एंड यू कैन गेट द अपडेट्स ऑल्सो। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइज। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 और 21 कुछ चीज़ें सिमिलर है, कंसेप्ट इनके सिमिलर है गाइज, तो ध्यान समझना। और क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है, बट यार आज तक क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आए नहीं है ना, बट डजंट मीन कि करके नहीं जाए, करके तो जाना है हमें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, गारंटी नहीं देता कि आ जाए तो आ जाए, उसमें क्या है ना। तो गाइस मेक श्योर पढ़ के जरूर जाए हमेशा। सो क्या कह रहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ R% पर ईयर, है ना। मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन समझाने की, इसे कंसेप्ट को समझाने की, बहुत मुश्किल से समझाया जाता है। विल टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अच्छा मुझे ये R निकालना है बच्चों। एट लास्ट मुझे पता चल गया कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, R कौन है बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ 100 रुपीज़ डबल हो जाते हैं कब, 10 साल में। इफ 100 रुपीज़ डबल इन 10 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज पैसा डाला बैंक में, 100 रुपये डाले, 10 साल बाद डबल हो रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई। अब जरा थोड़ा प्रैक्टिकल पे आ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ, करने में तो लोग करा देते हैं ना, बट मैं समझाता हूँ। हम सब जानते हैं कि हम अपने बैंक में पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा कराया। अब जमा कराते हैं तो हम सबको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, पक्का मिलता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट किसी ना किसी रेट पे मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, अगर आपने कोई FD फिक्स डिपॉजिट ना कराई हो तो पूछना, हमको हल्का फुल्का आइडिया है कि लोन लेते तभी 8% 10% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम लोग पैसा जमा कराते हैं, FD कराई फिक्स डिपॉजिट 10,000 की, तो 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 10,000 रुपीज़ जमा कराया, सो सर 10 साल बाद आपको या जितने समय पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना, जैसे मान लो 7% का मिल रहा है, तो किस पे मिलेगा, 10,000 पे ही मिलेगा भाई। वो इंटरेस्ट देगा, हाँ देगा, कितने पे देगा,
अरे जितना तूने जमा कराया, कितना जमा कराया सर 10,000। ये लावारिस तो नहीं घूमेगा ना, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, ये लावारिस तो नहीं घूमेगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा इंटू 10,000, यस और नो, है ना, कोई इशू नहीं, 10,000 है वो, ठीक है। तो कितने पे, जितने पे जमा कराऊंगा उतने पे परसेंट पे मुझे पैसा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब समझो बच्चों, मानो मैंने P अमाउंट जमा कराया, प्रिंसिपल P मान लेते हैं, P अमाउंट जमा कराया, ठीक है सर, करा दिया। अब सर इंटरेस्ट मिलेगा, अब वो तो निकालना है सर इसके हिसाब से, तो कितना रेट R% मिलेगा, यस और नो। तो क्वेश्चन ने कहा इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस, ये वर्ड उन बच्चों को अच्छे से पता है जिनका एक्सरसाइज 6.1 क्लियर है, एओडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी स्टिल डजंट मैटर। इंक्रीज मतलब बढ़ना मतलब डी एनीथिंग का डिफरेंशिएशन ना, तो क्या होगा, प्रिंसिपल बढ़ रहा है dp बाय dt। क्या सबको फंडा में, दिस इज द थिंग गाइस, दिस इज द थिंग जो मुझे समझानी है आपको। ये गली का टीचर नहीं समझा पाएगा, ध्यान रखना, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत लगती है। सो भाई मैंने 10,000 रुपये की बैंक में डाला, दैट इज प्रिंसिपल, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा सर, मान लो R%, तो उसका R% वो क्या हुआ, अब आने वाले वक्त में जो भी पैसा आएगा वो इंक्रीमेंट अमाउंट ही तो आएगा। 10,000 का 7% निकाल लो तो उसमें ऐड कर दो तो उतना पैसा आएगा। तो उस बढ़ने को, जो जब बाद में जो पैसा लेने गया, बढ़ने को पैसे को कहेंगे dp बाय dt। क्या बात सबको समझ आई? उस इंक्रीज अमाउंट को क्या कहेंगे अपन, dp बाय dt, कि मेरा पैसा बढ़ा, मेरा अमाउंट बढ़ा, किस रेस्पेक्ट में, समय के साथ। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, तो कितने साल, समय पे डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए आपने अपना अमाउंट बैंक में जमा के रखा। क्या सबको फंडा क्लियर, श्योर है? कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मुझे जरूर बताना बच्चों। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन चालू हुआ है ना। आगे चलते हैं अपन, चलें अपन आगे ना। अब जरा देखो, अपन आगे चलते हैं। सो इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीज एट ए रेट ऑफ R%। तो अपन कहते हैं लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी P, ठीक है। अब सो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है, dp बाय dt हो गया, R% से किस पे मिलेगा, P पे मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, कोई इशू नहीं है। सो dp बाय dt इक्वल टू R/100 इंटू P। अरे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चा, पक्का श्योर। चलो अब काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर शिफ्टिंग कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे इसको वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो कैसे क्या क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, P नीचे आ जाएगा तो 1/P dp, है ना, ये R हो जाएगा अपॉन। सो अब अपन करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, IBS, R कांस्टेंट है, ध्यान रखना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ R निकालना है बच्चा, तो वो कांस्टेंट है। तो 1/P का क्या हो जाएगा, log P, R/100, ये D प्लस C। क्या फंडा क्लियर? देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट आप क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो, गारंटी क्वेश्चन 21 में आप लोग धुरंधर हो जाओगे ना, हो जाएगा, तय बात है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बट एक बार फर्स्ट टाइम करोगे तो दिक्कत आता है बच्चा, ठीक है ना। देखो बच्चों, चीज़ समझना, किसी भी सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, मैं आपको बहुत ईजी में समझाऊंगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इफ 100 रुपीज इज डबल इन 10 ईयर्स। ना सुनो बच्चों, मैं बैंक गया 100 रुपये लेके, भाई ले 100 रुपये जमा कर, उस समय टाइम क्या होगा 0 और मेरा अमाउंट क्या होगा 100 रुपीज। तो इनिशियली क्या बोलेंगे, इनिशियली अमाउंट क्या होगा 100, टाइम क्या हो गया 0। अरे मेरे को जाते तो ना पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट तो ना मिलेगा, भाई जा रहा हूँ बैंक, भाई पैसे ले 100 रुपये ले, मेरे को इंटरेस्ट दे। तो उस समय वक्त क्या होगा 0, टाइम क्या होगा 0 और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 100। उसको रखो यहाँ पे, तो लॉग R कितना है, R कितना है, R तो सर निकालना है ना, टाइम कितना है 0 और प्लस C, तो C की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो मेरी मेन इक्वेशन तो ये रही,
इसको स्टार मान लेते हैं, उसमें रख देते हैं पुट इन स्टार। तो लॉग, क्वेश्चन इजी है बच्चों, आप टेंशन मत लेना। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? सी की वैल्यू होगी, चलो सर सी की वैल्यू तो लेके आ गए अपन। अब आगे क्या करें? अब आगे चलते हैं अपन, आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करें अगर अपन, तो सोचो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ 100 रुपये डबल। अच्छा 10 साल बाद क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो 100 क्या मिलेगा? 200 मिलेगा। अच्छा आफ्टर 10 ईयर्स जो मेरा अमाउंट है, जो मुझे अमाउंट मिलना होगा वो कितना होगा सर? 200 होगा। 200 डबल बोला, डबल। सो आफ्टर अमाउंट कितना मिलना चाहिए? 200। टाइम क्या लिया मैंने? 10 ईयर। भाई जब 100 रुपये था तब समय 0 था, जब अमाउंट 200 हुआ तो टाइम कितना हो गया सर? 10 ईयर्स हो गया। क्या फंडा क्लियर? सो आगे चलते हैं बच्चों। तो लॉग 200 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। टाइम कितना ले रहा है वो? 10 ले रहे हैं। इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 200 अपॉन लॉग 100 इक्वल्स टू, काटो, r अपॉन 10। ठीक है, एक गलती कर दी मैंने, अरे log m अपॉन n है ना? अरे log m माइनस log n, तो log m अपॉन n होता है। काटो, इसको कैंसिल करो तो यू विल गेट log 2। और बेस जब कुछ नहीं हो तो e होता है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको एग्जाम में मिलेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन 10, बच्चा जानता है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 6.3 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? और पीछे से जब आंसर मैच करेंगे तो वो देगा 6 पॉइंट, उसने सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट लिए, मतलब उसने 1 हटा दिया। डजेंट मैटर, तो मैटर नहीं करता है। आई थिंक फंडा क्लियर गाइस। पहली बार पढ़ा है, पर इनिशियली जो मैंने समझाया था ये समझ में आना चाहिए, समझ लिया होगा। एंड कंटिन्यू करो, डरो मत। आप क्वेश्चन नंबर 21 भी करो, आपसे हो जाएंगे यार कंफर्म। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन गाइस व्हाट्सएप मी, यू कैन कमेंट, एंड मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन फॉलो मी देयर आल्सो गाइस। क्लियर? पक्का श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 में क्या हो रहा है? इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 5% per year, an amount of 100 rupees is deposited with the bank. How much it will be worth after 10 years? ठीक है, यहाँ पे कितना वर्थ होगा 10 साल बाद। ना कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था, कंसेप्ट बहुत इजी था, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं था ना। बैंक देखो का प्रिंसिपल बढ़ रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5% पर ईयर से। ना कैसे करेंगे? सबको पता है dp बाई डी टी, अभी जो पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, r परसेंट कितना ऑफ प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट विल दैट dp अपॉन dt इक्वल्स टू r अपॉन 100 इंटू p। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन आगे। नो इसमें देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 5%, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो dp अपॉन dt इक्वल्स टू 5 अपॉन 100p, ये कटा 1 अपॉन 20, तो dp अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 20p। एज सिंपल एज दैट। क्लियर गाइस? ना चीज़ों को चेंजेस करो, 1 अपॉन p यहाँ आएगा, dp वहाँ आ गया, 1 अपॉन 20 ये रहा, dt ये रहा, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लगा दूंगा मैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आराम चल रहे हैं अपन आगे ना। ये फंडा क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 20 देखा है ना बच्चों? ये कैसे लाया? 20 में देखना जरूर। तो 1 अपॉन पी का क्या हो जाएगा? एंड जो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं गाइस, फर्स्ट वॉच एंड क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बहुत लेवल पे समझा रखा है, समझ में आ जाएगा गाइस। जस्ट गो एंड वॉच। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लॉग पी इक्वल टू 1 अपॉन 20, ये हो जाएगा t प्लस सी। एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच इट विल वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। गाइस सुनो,
जब अब सुनो पहला केस, जब टाइम 0 था तब मेरा अमाउंट कितना था 1000 रुपीज़। भाई जब मैं बैंक गया भाई पैसे ले ले तो मेरे, तब उस वक्त टाइम 0 और अमाउंट 1000 रुपीज़। ठीक है यहाँ पे तो इनिशियली क्या था अमाउंट, टाइम 0 एंड प्रिंसिपल कितना था 1000, कोई दिक्कत नहीं। सो लॉग 1000 टाइम हो गया 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई, क्लियर। इसको रखो यहाँ पे। सो log p 1/20 t प्लस, ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, एक दो का क्वेश्चन करो, थोड़ा शांति से करो, हो जाएगा। ये वहां गया तो log p माइनस log 1000, दिस विल बिकम log p अपॉन 1000। मेरे पास जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं अपन। मुझे क्वेश्चन ने बोला है 10 साल बाद कितना अमाउंट निकलेगा, हाउ मच इट विल वर्थ आफ्टर 10 years, टाइम दे रखा है, सिर्फ पी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली अमाउंट निकालना है, पी निकालना है, टाइम कितना होगा 10 year होगा, टाइम कितना होगा जब 10 year टाइम होगा। सो 1/20 इंटू 10 हाफ आया। अच्छा हाफ कितना होता है 0.5। जरा देखना बच्चों ई कितना है, बेस कितना है, ई सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट बेस कितना होता है, ई होता है। ये जब घटेगा और ये इसको ऊपर चढ़ाएगा, सबको पता है ना ये बात। अरे बच्चा सबको पता ही नहीं पता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। लॉग मान ले ये m है और ये n है, इक्वल्स टू x लिखा है, तो ऊपर चढ़ाएगा तो क्या होगा m इक्वल्स टू n की पावर x हो जाएगा। m इक्वल्स टू, ये ऊपर चढ़ाएगा इसको तो m इक्वल्स टू n की पावर x हो जाएगा। क्या फंडा क्लियर। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे, हमको नहीं सोचनी, ये बुक में दे रखी है कितना 1.648 p अपॉन 1000 करो मल्टीप्लाई, तो 3 पॉइंट हट जाएंगे तो p इक्वल्स टू कितना है 16 रुपीज। तो 10 साल बाद विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% मुझे कितना मिलेगा 1648 रुपीज। क्या फंडा क्लियर गाइस। क्वेश्चन अब इजी है। क्वेश्चन 20 कैसा लगा था, थोड़ा टफ, पर 21 आते आते क्वेश्चन इजी लगने लग गया। क्या फंडे क्लियर गाइस, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन 22 क्या कहता है आपको मुझे देखो बच्चों, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यूनिक है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours। हर 2 घंटे में, या नंबर जो बढ़ रहा है बैक्टीरिया का वो 2 घंटे में 10% बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 लाख है तो 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। इन हाउ मेनी आवर्स will be count reach to 2 lakhs if the rate of the growth of the bacteria is proportional to the number present। अच्छा now ये लाइन बहुत खास है, if the rate of the growth of bacteria, आप लोग भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें बच्चों, है ना। तो बैक्टीरिया किस समय उसके बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, है ना, टाइम निकालना है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट नाउ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल। सुनो, द रेट ऑफ ग्रोथ मतलब क्या हो गया, तो एक काम करते हैं, लेट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया या लेट द बैक्टीरिया काउंट बी वाई मान लेते हैं एट टाइम टी, है ना, बहुत इजी है। ठीक है, टाइम टी पे, है ना। सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सुनना बच्चों,
dy/dt द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन है? y है। और रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है? समय पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंडेंट है कि भाई किस समय पे कितने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। इस प्रोपोर्शन कैसा होता है बच्चों? ऐसा फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। इस नंबर प्रेजेंट y पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात है, जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना किस समय पे कितने बढ़ेंगे। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इस समय जितने प्रेजेंट है y प्रेजेंट है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है y। हमको पता है ये बात कि ये कौन होगा? एक कांस्टेंट होगा, हमको सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट तो आता ही आता है ना। चले अपन आगे चीज़ों को इधर करें तो ये 1/y हो जाएगा k dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वन डॉट dt, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करा तो log y k dt चल रहा t आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मेरी इक्वेशन क्या आई? दिस इज माई इक्वेशन। तो log y इक्वल टू के टी प्लस सी, एज सिंपल एज दैट। नाउ आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे एक तो देखो, मुझे निकालनी क्या है भाई? टाइम निकालना है, नहीं? हाँ, इन हाउ मेनी आवर्स मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो ये निकालना है ना। तो मुझे k भी निकालना पड़ेगा और c भी निकालना है, दो कांस्टेंट है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। अच्छा, मैं गया इस बॉक्स में देखा और मुझे बैक्टीरिया कितने मिले? 1 लाख बैक्टीरिया मिले। तो उस समय टाइम क्या मानोगे? क्या मानोगे? 0। मैं जब गया, मैंने बॉक्स खोला और मेरे को मिले 1 लाख बैक्टीरिया मिले, तो मैंने क्या बोला भाई? उस समय टाइम को क्या माना? 0, क्योंकि उस समय ही तो गया था मैं, तो टाइम को क्या माना? 0 माना, ठीक है। यहाँ पे सो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 लोगे और बैक्टीरिया जो कि है y 1 लाख हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। देयरफॉर log k इंटू 0 प्लस c, तो c तुम्हारे पास कितना आएगा? क्या फंडा? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नाउ पुट इन स्टार। सर कौन है स्टार? अरे ये है स्टार, ठीक है। तो log y के टी प्लस c कौन है? यहाँ तक फंडे क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपनी स्टेज, अगली स्टेज पे आ गए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। नाउ आफ्टर दैट क्या हुआ? इनिशियल लेवल पे 1 लाख बैक्टीरिया थे। आगे क्या हुआ? द नंबर इज इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स। अच्छा, नाउ सेकेंड केस, जब टाइम लेंगे 2 आवर्स का और बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 1,10,000। अरे यार, 1 लाख का 10% क्या होता है? 1 लाख का 10% क्या होता है? 10,000। तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया? 1,10,000। क्या फंडा क्लियर बच्चों? पक्का श्योर? अब कुछ नहीं करना है, यहां पर करो। तो log k, ठीक है, k t यहां तक भी क्लियर? यहां तक भी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इसको अगर मैं यहां ले जाऊंगा बच्चों, इस चीज को अगर यहां लाऊंगा तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो दिस विल बिकम log, ठीक है, के टी कट ऑफ, तो कितना है? log k की वैल्यू ना, k की वैल्यू, के टी की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे नाउ
थोड़ा सा लोचा हो रहा है, एक दिक्कत कर दी। यहाँ पे टाइम कितना है 2 है ना, तो 2k होगा ना, तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों फिर इसको पुट करेंगे अपन डबल स्टार में इस इक्वेशन में। सो डबल स्टार में रखा तो log y इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी है, हाफ log t, ठीक है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ लाओ, इसको एक काम करो यहाँ लाओ, चलो बाद में ले आते हैं अपन। अब मुझे क्या निकालना है कि मुझे निकालना टाइम निकालना है कि हाउ मैनी आर द काउंट विल बी 2 लाख नाउ। असली चीज अब सो क्या वी नीड टू फाइंड टाइम व्हेन y इक्वल टू 2 लाख। क्या सबको फंडा क्लियर? तो जरा रखो यहाँ पे, जरा सब लोग रखो ना। तो log परफेक्ट t, अच्छा जरा सको बच्चों स्पेस, ठीक है। ये चीज जब यहां जाएगी तो अपन डायरेक्ट करें log माइनस में, log m अपॉन n हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ log, ये होगा एज सिंपल एज दैट। सब कटे तो सिंपल बचा आपका log 2 बचा, है ना। चलो यहाँ स्पेस है अपने पास, देखो बच्चों तो 2 बच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा, आपका टाइम कितना आया, अब बस टाइम कितना आया 2 log 2 अपॉन, सो दिस इज द टाइम। ऐसा गंदा सा टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, अरे 2 log 2 हो गया, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो log 11 अपॉन 10। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस प्रैक्टिस, थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखोगे आप लोग कि इस लाइन को समझना घर से। अगर ऐसे क्वेश्चन बाई चांस बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व इन एग्जाम की क्वेश्चन को आप सिंपल ना प्रैक्टिस करें और कर लें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन क्लियर हो गई, सिंपल इंटीग्रेशन किया, 2 कांस्टेंट है k और c, ऐसी 2 कंडीशन दे रखी है मुझे, उसके थ्रू मुझे k और c की वैल्यू निकालनी है और सिंपल वे में सॉल्व करना है। क्या फंडे क्लियर गाइस, पक्का श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। So guys, let's talk about the last question of this exercise 9.4. Now, the general solution of the differential equation y dy by d is equal to e की power xy. So now, e की पावर x plus y है ना, तो dy by dx equals to, can I write like this? अरे यार बचपन की बातें हैं, a की पावर m plus n equals to, याद है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल अलग अलग कर दो, बहुत इजी है तो यार। अलग अलग कर दिया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। तो बट इसका ये माइनस वाई होगा, ध्यान रखना, ऊपर गया ना। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर का e की पावर वही होता है, एज इट इज होता है, तो यहाँ कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, बहुत स्पेस है मेरे पास। सो माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी, एज सिंपल एज दैट, कोई टफ चीज़ नहीं है, आसानी से अपन ने इसको कर दिया। एक काम करो, इसको वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेज दो, तो माइनस सी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, इसको एक काम करो, एक c मान लो, नया मान लो, c1 मान लो, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो e की पावर x, तो ये क्या हो गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल c1, किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो जरा c1 या c, बात देखिए, सबको पता है, इतना मैच्योर हो चुके हैं हम लोग, तो ऑप्शन क्या कर रहा है बच्चा हमारा, ए। सो गाइस फंडे क्लियर है गाइस,
So this was all about this exercise 9.4 differential equation variable separable. Guys 9.4 is easy exercise, ठीक है. 9.4 में अपन 9.5 विल स्टार्ट होमोजीनियस मेथड, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नहीं. इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन. पर आई थिंक ये एक्सरसाइज सबको समझ में आएगी, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स. गाइस थोड़ी सी अमेजिंग थी वर्ड प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बिग डील नहीं है ना. फंडे क्लियर गाइस, पक्का श्योर. सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों. थैंक यू.